सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एनटीपीसी स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 क्रमांक संख्याओं का योग कितना है? 260 है। प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, औसत निकाल लेते हैं। तो औसत क्या होता है आपका? कुल योग बटे कुल संख्या, यही होता है। ठीक है, तो कुल योग कितना है आपके पास? 260 है और संख्या कितनी है? 5। तो जब 5 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? तो ये 52। तो ये 52 जो आता है, औसत जो होता है हमेशा मध्य मान होता है। जितनी संख्या इस साइड होगी उतनी संख्या इस साइड। तो ये 52 आ गया। क्या 5 संख्या थी, उसमें से आपने एक संख्या निकाल ली है, तो 2 संख्या इस साइड हो जाएगी, तो 2 संख्या इस साइड हो जाएगी। अब क्या बोले, 5 क्रमागत। क्रमागत मतलब लगातार, क्रमिक बोलता है, क्रमागत बोलता है, क्रमशः बोलता है। ठीक है, संख्याओं का योग प्रथम और अंतिम। तो इससे पहले वाली संख्या क्या रही होगी? 51। ठीक है, इसमें से 3 पैटर्न बनता है, सम बोलेगा, विषम बोलेगा, प्राकृत बोलेगा। तो अब कुछ नहीं बोलेगा तो आपका क्या होगी वो संख्या? प्राकृत हो। तो ये 51 है तो ये क्या हो जाएगी? 50। 52 है तो ये 53 और ये 54 है। ये बात समझ में आई? तो आपसे क्या बोला है, आपका प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग। तो प्रथम संख्या ये है आपकी और अंतिम संख्या ये है। तो 50 और 54 का योग निकालेंगे तो कितना जाएगा? 104। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या ये बात सब क्वेश्चन में आई? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए, सवाल नंबर दूसरा देखिएगा। तो क्या कह रहा है सवाल आपसे दूसरा, यदि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद एक राशि उस धनराशि की 2 सही 1/4 गुना हो जाती है। तो जब भी एक गुना वाला पैटर्न होता है और हो जाती है तो पहले कुछ रही होगी तब होगी। तो ठीक है ना, तो 4 दूनी 8 और 1 9। तो पहले कितनी रही है, अब कितनी है? तो पहले और फिर अब। तो जो नीचे वाला मान होता है वो पहले को बताता है। तो पहले कितनी थी? 4। 4 गुना थी, अब कितनी हो गई? तो 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो गई। क्लियर है? तो आपको क्या पूछा आपसे? दर। दर पूछा और कितना वर्ष बोल रहा है? 2 वर्ष। तो जितने वर्ष बोलेगा उतने का पर क्या, पहले सबसे पहले वर्गमूल पे साइन लगा दीजिएगा। लगाया आपने? 2 बोलेगा तो यहाँ 2, 3 बोलेगा तो 3, 4 बोलेगा तो 4। तो 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो वर्गमूल 4 किसका मान होता है? 2 का। वर्गमूल 9 किसका? 3 का। तो 2 से 3, तो कितने का अंतर आया? 1 का। इसे कहाँ रखते हैं? ऊपर। जब भी 10% निकालना होगा तो इसी तरीके से निकालना। आपको 1 कहाँ आएगा? ऊपर। और प्रारंभिक मान कितना था? 2 और इंटू 100। 2 से काट देंगे तो 50। तो दर कितनी आ गई? यही आपसे पूछा गया था। क्या समझ में आया आपको? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन। क्लियर है? चलिए, क्या कह रहे हैं सवाल आपसे, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 था। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े वाले व्यक्ति की निकालना है आपको। तो देखो यहाँ ध्यान से, सबसे बड़ा वाला व्यक्ति कितना मान है? 6। क्लियर है? तो ध्यान से देखो इसे कैसे निकालना होता है। वर्तमान आयु का अनुपात, अनुपात कहाँ का है? वर्तमान का है। और योग कब का दिया है? 8 वर्ष पहले का। तो जहां का अनुपात होगा वहां का आपको योग लेके जाना है। तो देखिए 51 है आपका 8 वर्ष पहले का, और लोग कितने हैं? 3 हैं। तो जितने लोग होंगे उसमें सब में वृद्धि करेंगे तो 8 8 8 8 तिया 24। तो देखो योग कितना था आपका? 51। ये था आपका पूर्व का। हमें लाना है योग वर्तमान में। तो क्या करेंगे, जब पूर्व से वर्तमान में आते हैं तो जोड़ते हैं, अब बाद से अगर वर्तमान में आएंगे तो घटाएंगे। तो ठीक है, तो पूर्व से वर्तमान में आ रहे तो 8 8 8 8 या 24। तो 24 जोड़ दीजिएगा। तो 4 और 1 5, 5 2 7। अब ये कब का योग आ गया? वर्तमान में। वर्तमान का योग आ गया आपके पास। और वर्तमान का ही क्या दिया हुआ है आपको? अनुपात दिया हुआ है। तो बड़े वाले का पूछा है तो बड़े वाले का मान कितना है? 6। उसे ऊपर जिससे जिसके बारे में निकालना होता है उसे कहाँ रखते हैं? ऊपर। तो 6 रखा ऊपर, 6 4 10 5 15 रखा नीचे। और कुल योग कितना हो गया? 75 आया। तो 15 एकम 15, 15 पना 75, तो 6 पंचे 30। क्या ये बात सब समझ में? कहीं कोई दिक्कत? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? बनेगा तो देखिएगा, यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है। तो 161 है आपके पास, तो क्या 161 में किसी का जा रहा है? तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले देखिए 169 होता है, 169 से छोटा मान है 169 किसका वर्गमूल होता है? 169 13। तो 13, सुनिए अभाज्य संख्या निकालना है तो 13 से पहले कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11। तो क्या इनमें से ये जो मान लिखे गए हैं क्या किसी से भाग जा रहा है केस में? तो देखिए 2 से तो जा नहीं सकता है, इकाई अंक देखिए नहीं जाएगा। अब देखिए 3 से भी नहीं जा रहा है क्योंकि 6 7 और 1 8। अब 5 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 या फिर 5 होना चाहिए। 7 से देखिएगा तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो अभाज्य संख्या ये नहीं हो सकती। ठीक है, कौन सी है ये बताना है आपको। अब यहाँ पे देखिए 373 को थोड़ा होल्ड करते हैं, 221। तो 221 देखो 225 के, देखिए 225 के वर्गमूल के करीब है। 15 होता है आपका, तो 15 से पहले देखिएगा कौन कौन सी संख्या है? तो 11 तक तो ही लिखी हुई है, 11 तक ये है आपके पास, 13 और ले लेते हैं। तो देखिए 2 3 5 7 11 13, क्या इसमें से किसी से जा रहा है? तो देखो 3 से, देखो 3 से नहीं जा रहा है, फिर 5 से जाएगा नहीं आपका, 2 से भी नहीं जाएगा, 7, ठीक है, तो 11 से भी नहीं आएगा, 13 से जाएगा। तो 13 एकम 13, बचा कितना? 9, बन गया 91, 13 सत्ते 91। तो 13 से चला गया इसमें, तो ये भी नहीं होगी आपकी। अब देखिए ये वाली संख्या जो है आपका, तो वर्गमूल देखो 441, तो क्या 21। तो 21 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है आपके पास, तो देखिए ठीक है, तो देखो 13 तक तो ये लिखिए, यहां तक 11, फिर 13, फिर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगी क्या? तो देखो 21 से पहले अब 17 का जा रहा है क्या इसमें? तो देखिए पहले, तो देखो यहाँ पे 2 से जाएगा नहीं, 3 से 7 3 10 4 14, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं, 11 से, तो देखो 11 से भी नहीं जाएगा। और 17 के बाद देखो यहाँ पे 19 भी तो है ना आपके पास, 19 है, 19। तो देखो 19 दूनी 38, बचा कितना? 5, बन गया क्या? 57। तो 19 तिया 57, इसमें भी चला गया। जब 3 में किसी ना किसी तरीके समझ में आ रहा है आपको, जो भी मान होगा उससे करीब जो होगी संख्या उसका लीजिए वर्गमूल। वर्गमूल लेने के बाद वो संख्या देख लीजिए कौन कौन सी आएगी, उसके अंतर्गत अभाज्य किसी न किसी से अगर वो चला जा रहा है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे वो बची कौन संख्या? 373। तो 373 जो होगा आपका 324 होता है किसका? 18 का, 300 सब। तो यहाँ पे 20 का होगा, तो 20 का कितना होगा? 400 जो होगा वो 20 का, 20 के पहले, तो ये किसी से भी नहीं जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या ये बात समझ में आई? जब हमने 3 को चेक कर दिया तो चौथा अपने आप क्या जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन बी 3। तो अभाज्य संख्या निकालने का तरीका समझ में आया आपको कि नहीं आया? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट संख्या, नेक्स्ट सवाल, वह सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन सी है जिसे 2488 में जोड़ा जा सकता है, जिससे यह 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो? यही सवाल है आपके पास। तो देखिए यहाँ पे 2488 क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? 2488। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए 5 दिख रहा है क्या? 5 से विभाज्य होने के लिए आपका जो यहाँ इकाई का अंक 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 4 जोड़ देते हैं, क्योंकि तो 4 8 12, तो इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा, तो ये तो बाहर हो जाएगा। 8 जोड़ोगे तो 8 8 16, 6 जाएगा, तो ये भी बाहर हो जाएगा। अब या तो 32 होगा या तो 42 होगा। देखो अगर 32 जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 8 और 3 11 और 1 12 की 2 हासिल के, तो 25। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? या तो ये होगा या तो फिर 2488 में कितना जोड़ना है आपको? 42। तो ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 30। अब ध्यान से देखो, 2 में से एक आंसर है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो 4 भी है, और 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर अंतिम 2 अंक में भाग जा रहा है तो पूर्ण संख्या में चला जाएगा। तो अंतिम 2 अंक देखिए 30, 4 के पहाड़े में 30 नहीं आता है, तो ये तो हो गया आपका कौन सा? बाहर। तो आंसर हो जाएगा क्या? 32। तो देखिए इसमें पूरी कंडीशन आपकी वेरीफाई होगी। कैसा? 3, तो देखो 5 2 7 2 9, 3 का जा रहा है, फिर 4, तो अंतिम 2 अंक में 4 का जा रहा है, 5 का तो चला जाएगा,
6 का, तो 6 का व्यवसायिक नियम क्या कहलाता है? 2 और 3, तो 2 मतलब जाएगा ही जाएगा, 3 का हमने चेक कर लिया, तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। क्या बात समझ में आई? तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब क्या बोल रहा है आपसे सवाल में, यदि दो समांतर रेखाएं किसी त्रिज्यछेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो देखिए, दो समांतर रेखा ये है आपके पास, एक त्रिज्यछेदी रेखा ये है। क्लियर है ये बात? तो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है? संगत कोण। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए संगत कोण क्या होता है। तो संगत कोण देखिएगा, पहले यहां ध्यान से देखिए। संगत कोण, इस रेखा में ये वाला कोण का मान जितना होगा, ठीक है, पहली रेखा में इसका मान जितना होगा उतना ही दूसरी रेखा में उसी पोजीशन में ये वाला मान दिख रहा है आपको। तो दोनों कैसे हो गए? ठीक है, अगर इसका मान 50 है तो इसका मान भी 50 होगा, इसका मान 100 है तो इसका मान भी 100 होगा। तो ये कहलाते हैं कि आपके संगत कोण। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? बताइएगा। आया? देखिए, अगर इसका मान जो होगा, अगर ये नीचे, तो ठीक इसका मान भी वही होगा। क्या समझ में आ रही है? पहले वाले के ऊपर में जो मान है तो दूसरी रेखा के ऊपर में जो मान है, अगर वो बराबर है तो ये कोण कहलाएंगे आपके संगत कोण। तो बात समझ में आ रही है? तो पहली लाइन क्या बोला आपका? संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई आपकी? सही हो गई। और जैसे पहली कंडीशन सही हुई तो हमारा मतलब ऑप्शन, मतलब आंसर में ए वाली कंडीशन तो आएगी। तो देखिए, एक दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया केवल ए, दूसरे वाले में दिया ए और डी, तो देखो सी और डी तो पहले ही बाहर हो गए। अब आंसर या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा। तो हम डी वाली कंडीशन और जो ऑप्शन डी में है वो चेक कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है वो आपसे? एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो एकांतर अंतःकोण, तो देखिए इस आकृति, तो एकांतर अंतःकोण हो जब बाह्य कोण, उसमें आकृति बनती है जेड वाली। कौन वाली? जेड। तो देखो बन रही है क्या? देखो ऐसा, देखो दिख रहा है सबको कि नहीं दिखा? ये देखो ऐसा कुछ दिखा? तो ये वाले जो मान दिख रहा है आपको, कि अलग पेन से बता दे रहे हैं आपको, देखो ये वाला मान दिख रहा है, दिखा? ये वाला मान का मान जो होगा वही मान इसका होगा। ठीक है, अगर ये दोनों मान बराबर है तो इसको बोला जाता है ये अंदर की ओर बन रहा है, तो ये कहलाता है एकांतर अंतःकोण। कौन सा कोण? एकांतर अंतःकोण। और बाह्य कोण कौन सा कहलाएगा? ये वाला। आया बात सब में? एकांत है बाह्य कोण कहलाएगा। अब ये कहलाएगा क्या? अंदर की ओर। ठीक है, तो अंदर की जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। तो बात सब में आ रही है? तो अगर इसका मान अगर 70 है तो इसका मान भी अगर 70 है तो एकांत अंतःकोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये क्या बोल रहा है? एकांत अंतःकोण बराबर होते हैं। तो ये सही बात बोल रहा है। क्लियर है? तो ये भी सही हो जाएगा आपका। तो मतलब हमारे आंसर में क्या आएगा? ए और डी। तो वो किसमें आ रहा है? ऑप्शन बी। तो आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन बी। क्या ये बात सब कुछ समझ में आई कि नहीं आई? तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। कोई दिक्कत बताइए? समझ में आया? चलिएगा, इसे बनाइएगा आप लोग जल्दी से। तो चलिए देखिएगा, समझ में आ रहा है आपको? अब क्या बोल रहा वो आपसे? एक माँ, बेटे और बेटी की आयु का योग कितना है? 70 वर्ष है। ठीक है, योग बता दिया। क्लियर है? यदि कंडीशन अब क्या दे रहा है? यदि माँ की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है और बेटी की आयु अपने भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो माँ की आयु कितनी है? ठीक है, तो देखो, दो, जब बेटी हो चाहे माँ हो, तुलना किससे हो रही है? बेटे से। ठीक है, तो बेटे की अगर अपन आयु क्या मान ले x, तो माँ की कितनी हो जाएगी? 3 गुना बोला है आपसे, तो ये हो जाएगा क्या? 3x। आया? और क्या बोले? भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक, तो ये बेटी, तो 5 वर्ष अधिक बोला है, तो x + 5। और सवाल में देखिए साफ साफ आपको क्या दिया हुआ है? योग दिया हुआ है, तीनों का योग। तो तीनों को जोड़ दीजिएगा। 3x, x और x कितना हो जाएगा? 5x। डायरेक्ट जोड़ के लिख दे। 3x, x, x कितना हो गया? 5x + 5 बराबर कितना हो जाएगा? 70। कितना समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? तो ये प्लस का 5 साइड आएगा तो 5x बराबर 65। तो 5 से काटेंगे तो 13। तो x का मान कितना आ गया? 13। तो ये किसकी आ गई? बहुत बढ़िया। तो ये आई है बेटे की। बेटे की कितनी आ गई? लेकिन पूछा किसकी गया है? तो माँ की पूछा गया है। तो देखो यहाँ की,
तो माँ का मान कितना है आपका 3x है, तो 3x का मान कितना है, तो 13 तिया 39, तो माँ की जो आयु आएगी वो 39 वर्ष। तो ऑप्शन डी आपको क्या बनेगा आंसर। क्या समझ में आया आपको? तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। चलिए, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? किसी घन के एक फलक का परिमाप कितना है 48 है, तो घन का परिमाप क्या होता है बताइए? हाँ, 6 से होता है फलक। तो घन का जो फलक होता है क्या होता है 4a, परिमाप का मान दिया हुआ है 48, तो 4a 4 से काटेंगे तो 12, तो 12a का मान आ गया। आया? तो क्या मांग रहा है आपसे आयतन। आयतन क्या होता है a क्यूब, यही होता है घन का आयतन। तो a का मान कितना है 12 का क्यूब। अब यहाँ देखो, अगर आपको नहीं भी मालूम है तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो 9 2 4 8 इकाई का अंक देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 17 28, 2 की घात 3 करते हैं तो अपना 8 आता है, तो इकाई का अंक क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन डी। क्या ये सबका आया? कहीं कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा है वो आपसे। अब एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 10.5 रुपए कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या निकालना है? ठीक है, यहाँ मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर है ये बात? तो यहाँ देखो, आप सबसे पहले आपको ये अपना सीपी और ये है एसपी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम सीपी क्या मान लेते हैं, सीपी कितना है 100 है। ठीक है, कितना है 100, सीपी 100 है। तो क्या बोल रहा है एक 25% के लाभ पे, तो कितना जाएगा 125। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सीपी कितना बना हमने 100, तो एसपी कितना हो गया 125। ठीक है, तो यहाँ तक आपने बनाया। इसके बाद क्या बोले, यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होगा। कितने पर? 20% कम। तो कोई चीज 100 है, अब 20% उसको कम कर देंगे तो ना जाएगा 80। तो अब सीपी कितना हो गया आपका 80। फिर लेकिन क्या बोल रहा है आगे, रुपए को थोड़ा सा होल्ड करिएगा, तो इसे 30% का लाभ। अगर कोई चीज 80 है और उसका 30% निकालेंगे तो 80 का 30% लाभ। कोई चीज 100 थी, 30% लाभ हुआ तो 130 आया। 30% निकाल कर भी आप जोड़ सकते हैं या डायरेक्ट 130 भी निकाल के कर सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब आइए 13 अट्ठे 104। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा क्या 104। तो देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कम मूल्य। तो यहाँ पे देखिए कम हो गया क्या, जहाँ अधिक बोलता तो यहाँ पे आपको दिखता है मान क्या होता है अधिक। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया आपके पास 21। कोई दिक्कत? क्रय मूल्य निकालना है आपको। तो जो सवाल में रुपए दिया रहता है, रुपए हमेशा कहाँ लिखते हैं ऊपर, तो कितना दिया हुआ है 10.5। बात समझ में आ रही है? ये जो हमने मान निकाला है उसको कहाँ लिखेंगे नीचे, और इनटू क्रय मूल्य क्या होता है आपका 100। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? यहाँ पे दशमलव हटाइएगा और क्या करिएगा नीचे 10 लिख दीजिएगा। 21 से कम 21 पंचे 105, 0 से 0। तो क्रय मूल्य कितना आ गया ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपको क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? ऑप्शन डी का क्या आ जाएगा आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है एग्जाम के लिए, बनेगा आपसे। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? अब क्या कह रहा है आपसे, एक पुलिसकर्मी जिसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे एक चोर का पीछा करता है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा, यही पूछा जा रहा है कि आपसे। तो देखिएगा, आपको समय निकालना है
तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, क्या यही होता है। तो देखिए 100, ये बोला है ना 100 मीटर, किसमें है 100 मीटर आगे है, आगे है मतलब वो क्या दिया हुआ आपको दूरी, दूरी कितनी हो गई 100 हो गई। अब चाल, तो चाल हम ये देखते हैं जिस तरफ चोर जा रहा होता है उसी तरफ पुलिस वाला जा रहा होता है, तो दिशा कैसी हो गई, और समान दिशा में चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। तो एक है आपके पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 8 किलोमीटर, तो इनका जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, तो अब वो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में और हमें चाहिए किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। तो क्या करना पड़ेगा, 5 बटे का 18 में ऊपर लिख सकते हैं क्या, तो ये 18 में ऊपर लिख दिया, 5 बटे का 18 कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। तो 2 पंचे 10 से 10 कट गया, तो ये क्या आ गया 180 सेकेंड आया। लेकिन हमसे देखिएगा ये सेकेंड में आंसर नहीं मांगा है, मिनट में मांगा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, तो 180 में अगर आपने 60 से जैसे ही भाग दिया तो आंसर किसमें आ गया है, मिनट में। तो ये पूरा पूरा कितने बार कट रहा है, 3 बार, तो 3 मिनट आपका क्या जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है ये बात, तो आंसर हो जाएगा 3 मिनट। ऑप्शन डी आपका क्या बनेगा आंसर। समझ में आई, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन पूछे ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब क्या बोल रहे हैं आपसे, देखिए यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दो अंतः कोणों का अनुपात, दो अंतः कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 है, तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण कौन होगा। तो आपको बता दें अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, कितना होता है 180। तो बड़े वाले का पूछा है तो बड़े वाले का मान कितना है, उसे कहाँ रखेंगे, ऊपर, 3 ऊपर रखिए, दोनों का टोटल कितना होता है 5 रखिए नीचे, और कुल कितना होता है 180 आया। तो ये 18 दूनी 36 आया, 36 दिया कितना होता है 108। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 108 डिग्री, ऑप्शन सी। क्या ये बात आपको समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत। और छोटा वाला बोलता तो क्या रखते ऊपर 2 रख देते, बात समझ में। तो 36 दूनी 72, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 180, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक आयत की भुजाएं 8:10 के अनुपात में, उसका परिमाप दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। तो एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले ये अपना हो गया L, ये हो गया B, ठीक है। तो आयत का जो परिमाप होता है, तो ये परिमाप बराबर हमने क्या पढ़ा 2L + B, ऐसा पढ़ा हुआ है क्या। परिमाप कितना दिया हुआ है 90, तो 90 यहाँ रखिएगा, 2L का मान कितना है 8, तो अनुपात में तो 8x, क्लियर है, और 10x, कोई दिक्कत बताइए। तो ये 2 से काट देंगे क्या, तो ये 45, तो 45 और ये 8 और 10 कितना हुआ 18x, तो 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, तो x का मान कितना आ गया 5/2 निकला है x का मान, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो, तो लंबाई आपके पास कितनी थी 8x, तो x का मान कितना आया 5/2, 2 से काटिएगा तो ये 4, तो 4 पंचे 20, तो लंबाई का मान आ गया क्या, कि चौड़ाई कितनी है आपके पास 10 और x का मान कितना है 5/2, 2 से काट दीजिएगा 5, तो कितना आ गई चौड़ाई 25 आया बस हमें। और आपको मालूम होना चाहिए क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इनका गुणा कर देंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो इनका आपस में गुणा करा दीजिए, 25 दूनी कितना होता है 50, तो ये 500 आया बस में। आया का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, तो 25 दूनी 50, 500। अरे आया बात सबको समझ में, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब क्या कह रहे सवाल आपका, ध्यान से देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में 24 सेकेंड का समय लगता है, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि लंबाई, ठीक है, लंबाई बराबर क्या पढ़ा हुआ है चाल इंटू समय, यही पढ़ा हुआ है क्या। तो लंबाई निकालना है हमको, ठीक है। तो चाल कितनी दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय किसमें दिया हुआ है सेकेंड,
तो अगर आपका समय सेकंड में है तो 4 भी होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड है, उसको बदल देंगे तो 5/18 और समय कितना है 24 आया। बस 18 एकम 18 चौको 72, तो 4 पंचे 20 का 2 ले लो पहले, तो 24 दूनी 48, तो ये 48 और ये जो 0 बचा था वो ले लिए, तो 480 मीटर आया। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी 480 मीटर। कहीं कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये क्वेश्चन इतने बार हुआ है कि आपको आंसर याद होगी नहीं। तो 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग कितना होना चाहिए? नहीं ध्यान है, बात समझ में आ रही है। यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है, 2 कंडीशन दी है, ठीक है। पहली कंडीशन ये दी है कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग कितना आना चाहिए? 99 आना चाहिए। और यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है तो 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी? यही है आपके पास। तो देखिए इनका अंतर कितने का आ रहा है आपस में, इनका तो अंतर कितने का आ रहा है 5 का, इनका अंतर बाहर, इनका अंतर 5 का। तो ये दूसरी वाली कंडीशन से देखिए तो 3 आंसर हो रहे हैं। आंसर किससे आएगा? पहली वाली कंडीशन से। तो देखो यहाँ पे पहली वाली कंडीशन क्या बोल रहा है? 27 था, 27 को हमने पलटा, तो अंक अगर पलट देंगे तो ये 72 होगा। दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? आ रहा है क्या? तो 7 2 9 7 2 9। तो फिर क्या आगे चेक करने की जरूरत है? दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई है, तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्लियर है ये? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A से 70 तक, ये लाइन पहले जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कंडीशन, उसको पहले से ध्यान से, दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए, मतलब 1 को भी लेना है और 70 को भी लेना है, कि कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7 है। मतलब 1 भी हो तो चलेगा, 7 भी हो तो चलेगा, ये आपसे मांग रहा है वो। क्लियर है बात? तो देखिएगा यहाँ पे, तो पहली संख्या तो 1 हो गई, फिर 7 हो गई, कोई दिक्कत। फिर आपका 11 17, फिर आपका 21, फिर 27, 31 37, फिर 41 47, फिर 51, आया बात, फिर 61, बस। अब हम नहीं ले सकते 71 क्योंकि वो बोला है आपका 1 से 70 तक। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। प्रतिशत बोला है आपका, तो 14 कहाँ रखेंगे आप? ऊपर। टोटल संख्या कितनी हो गई है? टोटल ये 14 है, तो ये 14 ऊपर रखेंगे। और ये 14 कितने में से है? टोटल संख्या कितनी है? 1 से 70 तक बोला, टोटल संख्या कितनी है? 70। 70 में से 14 संख्या ऐसी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपको जिसका इकाई का अंक 1 या 7 होगा, वो बोला है परसेंट में बताइए आप। तो इंटू क्या करना है? 100। आया पास हमें? तो 14 एकम 14, 14 पंचे 70, 5 से काटेंगे तो 5 ही 10। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 20%। क्या सवाल समझ में आया आपको? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ई। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब बोल रहे हैं आपसे कि 12 सेंटीमीटर, ये लीजिए, अब दिख रहा सबको? चलिए देखिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाकर, पिघलाने वाला पैटर्न बताया था मैंने आपको, फिर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों के रूप में डाला जाता है। ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? मतलब संख्या पूछ रहा है, तो संख्या जब भी आपसे पूछेगा, ठीक है, तो क्या करते हैं? बड़ा मान ऊपर, बड़ा कौन सा है? 12 सेंटीमीटर वाला, और छोटा मान कौन सा है? 2 सेंटीमीटर। तो आपका क्या लेना है? गोले का आयतन, तो 12 × 12 × 12, बाकी मान 4/3 पाई तो कट जाता है, तो 12 × 12 × 12 और 2 × 2 × 2, बड़ा मान ऊपर, छोटा मान नीचे। 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 6, तो 6 × 6 × 6 कितना होता है? 216 है ऑप्शन में। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी 216। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है आपसे, सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समावर्तक किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे बात समझिएगा, ए और बी सह अभाज्य संख्या है। क्या बोला मैंने आपसे? ए और बी सह अभाज्य संख्या है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो इसका जो एलसीएम होता है इन दोनों का गुणनफल,
क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। और जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ होता है 1। आ रही बात में, एलसीएम होगा दोनों का गुणनफल और एचसीएफ होगा 1। तो यही तो मांगा गया था आपका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ये संख्या है, देखिए ये संख्या आपके पास 4 है और ये संख्या 5 है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे पूछा जाता कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो 4 पंचे 20, एलसीएम होगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, और एचसीएफ होगा तो 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? और दोनों संख्या एक दूसरे को नहीं काटे, इसलिए संख्या क्या कहलाएगी आपकी, सहअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से देखो। दो और ऊपर कर दे, दो कोण पूरक है, ठीक है ना, दो कोण क्या है, पूरक। समझ में आ रही है? और इनका योग क्या होता है, 90। पूरक का होगा 90, पूरक का होगा कितना, 90। और संपूरक, ये दो पैटर्न पूछता है, संपूरक का योग होता है कितना, 180। आ रही बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो दो कोण पूरक है, बड़ा कोण क्या बोले कंडीशन, या कंडीशन देखो, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 कम है। तो ये देखो, यहाँ ध्यान से देखो, कंडीशन को यहाँ बना लेते हैं, बड़ा और छोटा। छोटा कोण के, तो तुलना किससे हो रही है, छोटे से हो रही है, जब जिससे तुलना होती है उसी को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, गुने से कम ज्यादा जब भी बोलता है तो आपको किससे मान के बनाना है, एक्स मान के बनाना है। ठीक है, तो हमने छोटा क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो बड़ा क्या हो जाएगा, इसके 5 गुने, तो 5x हो जाएगा। क्या गुने में गुणा कराते हैं, 5 का गुणा करा दिया x में, तो 5x से 6 कम है, कम के लिए माइनस, अधिक के लिए प्लस, तो ये -6। ठीक है, तो बड़े कोण का माप निकालना, तो हमें मालूम है कि इनका जो योग बनेगा वो कितना बनेगा, पूरक बोलेगा तो 90, संपूरक बोलेगा तो 180। तो क्या बोला गया आपसे, पूरक बोला गया, तो देखिए यहाँ पे 5x माइनस है प्लस x बराबर 90। कोई दिक्कत? ठीक है, तो 5x और x जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 6x, माइनस का ये 6 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 96 लिखते सीधे, 90 और 6 96, 6 से काटेंगे तो 16, तो x का मान कितना आ गया, 16। ये मान आया। तो क्या पूछा गया सवाल में आपसे, बड़े कोण का माप, तो मतलब ये वाला मान चाहिए आपको। आया बात समझ में? यही निकालना है आपको। तो ध्यान से देखो, तो क्या है आपके पास, 5x माइनस 6। ठीक है, तो 5 और x का मान कितना आया, 16 और माइनस 6, तो 16 पंचे 80 में से 6 को घटाइए तो 74। क्या 74 है ऑप्शन में? तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ में आई आप लोग को? कहीं कोई दिक्कत बताइए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब क्या बोले, शुद्ध घी का मूल्य, ठीक है, मूल्य है ये 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। 50 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले वनस्पति तेल के साथ मिलावट करने के बाद एक दुकानदार इस मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो हमने आपको समझाया कि जब भी मिश्रण वाला सवाल आए और बेचने की बात करें तो वहां से पहले आप निकालो क्रय मूल्य, बात समझ में। और ये जो क्रय मूल्य का मान आता है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, बीच में। तो देखो पहले आपको सीपी निकालना है, तो सीपी कैसे निकलता है, एसपी अपॉन में 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस और इनटू 100, ऐसे होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे, तो विक्रय मूल्य कितना बोल रहा है, 96, तो 96 ऊपर रख दीजिएगा। और कितना बोल रहा है, 20% का लाभ, तो कोई चीज 100 थी, 20 का लाभ हुआ तो 120 और इंटू 100। क्या ये समझ में आया? तो ये 0 से 0 काट दीजिए, 12 कम 12, 12 टे 96, तो क्रय मूल्य कितना आया, 80। और ध्यान से देखो यहाँ पे इसको कैसे लिखा जाता है, जो भी आपको पहले पढ़ने में आ रहा है वो पहले लिख दीजिए। ये 100 लिखा आपने, जो बाद में पढ़ने में आ रहा है उसको बाद में लिख दीजिएगा 50। और ये जो मान आता है इसको हमेशा कहाँ लिखना है, बीच में, तो ये हमने बीच में लिख दिया 80। कोई दिक्कत? तो तीनों में कोई चीज अगर कॉमन है तो आप काट सकते हैं, तीनों में ही कटेगा तो ये 0 से ये 0, ये 0। अब इनका जो अंतर है वो हमेशा यहाँ लिखा जाता है, तो कितने का अंतर आया, और इनका जो अंतर है वो हमेशा यहाँ लिखा जाएगा, तो कितने का आएगा, 2 का। तो आपका जो पूछा गया था सवाल में वह दोनों किस अनुपात में मिलते हैं, तो 3:2। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा क्या, ऑप्शन डी। क्या ये बात सबको समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत बताइए, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
बनाइए आप। तो देखिए इस पैटर्न में क्या है बोला आपसे, यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 30% की वृद्धि की जाए और ऊंचाई में 30% की कमी की जाए तो उसके बाद प्रतिक्षेपण में कितने प्रतिशत की कमी होगा। ठीक है, अगर ऐसे पैटर्न में देखिएगा, अगर उतने की वृद्धि करे उतने की कमी करे तो ऐसे सौदे में हमेशा क्या होती है, हानि बोल दिया जाए या कमी बोल दिया जाए। बात समझिए। तो इसको डायरेक्ट आपको कैसे करना है, देखिए जो भी ये दोनों मान सेम है ना, तो क्या करिएगा, उसका वर्ग करिएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, वर्ग, और पट्टी में क्या लिखेंगे 100, तो क्या आ जाएगा आपका कमी प्रतिशत। ठीक है ना, या तो कमी बोलेगा या तो हानि बोलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, आया 3 का वर्ग करो पहले 9, और यहाँ पे कितनी पावर लिखी 2, तो 2 जीरो लगा दो, बटे में 100, तो 0 से 0 काट दो तो क्या जाएगा 9% की कमी। ऑप्शन सी आपको क्या बन जाएगा आंसर। आया बात समझ। एक तरीका और, बहुत सारे तरीके हैं इस पैटर्न को बनाने के। ठीक है, ध्यान से देखो, क्षेत्रफल में हमेशा 2 ही भुजा लेते हैं अपन, आयतन में 3 लेते हैं। तो 30% की कोई चीज की वृद्धि होगी तो क्या होगा, 100 था, 30 की वृद्धि हुई तो 130, और 30 की कमी हो जाएगी तो 70, तो ये आ जाएगा कितना 70 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। आया बात समझ में। आइए तिवारी जी आ जाइए। तो 13 सत्ते 91 हो गया, क्या ये बात समझ में आई। तो 100 से माइनस कर दीजिएगा तो क्या हो गया 9%। और बताएं कि ठीक है, ये पैटर्न और बताया था, ये हो गया आपका सेकेंड। फिर आपको बताया था कैसा, तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100, ऐसा कुछ बताया था। तो a क्या हो जाएगा आपका 30 प्लस, और b क्या हो जाएगा माइनस का 30। आया, ये वृद्धि के लिए हो गया और एक कमी के लिए। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा आपका 30 माइनस 30, फिर 30 इंटू माइनस 30 अपॉन में 100। आया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ये, और ये प्लस माइनस कट गया तो 3 त्रिका 9। आया, तो माइनस किसको बता रहा है, कमी को बता रहा है। क्लियर है ये बात। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए देखो, एक सम 10 भुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होगी। क्या बोल दिया है, 10 भुज मतलब 10 भुजाओं से बना हुआ, तो प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण, फॉर्मेट पता होना चाहिए तो आप बहुत इजीली इसको बना लीजिएगा। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है 360 बटे n। n क्या है, भुजा, n क्या आपकी, तो क्या भुजा है आपके पास 10 भुज, 10 भुज मतलब 10 भुजा, तो 360 बटे 10, तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो कितना जाएगा 36। आया बात समझ, 36 डिग्री आपको क्या जाएगा आंसर। तो ऑप्शन ए आपको क्या बनेगा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्या कह रहे हैं सवाल आपसे। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ऐसे कर दो आप, हास मतलब क्या होता है हानि, ठीक है, या कमी बोल दो, होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपए है तो 2 वर्ष बाद मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10% बोला था आपसे, ठीक है, तो हास मतलब कमी बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है कमी। आ रही बात समझ। तो देखो 10% का जो, सुनिए यहाँ पे फ्रैक्शन भिन्न मान कितना होता है 1/10, तो 10 से 9, 10 से 9। आया बात समझ, कभी बोला है ना हाथ से, तो 10 का कितना हो जाएगा ये 100 और ये 81। कोई दिक्कत है आपको, यही हो जाएगा 2 वर्ष, 3 वर्ष बोलता तो 3 बार लेते, 4 वर्ष बोलता तो 4 बार बोलते। तो आपको ये क्या, इसका वर्तमान, तो ये कौन सा मूल्य है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, तो 2 वर्ष बाद ये जो दिखता है आपको ये परिवर्तन वाला मान होता है। कौन वाला मान होता है, ये परिवर्तन वाला होता है, और ये कौन सा होता है मूल। आ रही बात समझ, क्लियर है। तो आपको पूछा क्या 2 वर्ष बाद, तो 81 के बारे में पूछा है, और किसके बारे में दिया हुआ है 100 के बारे में, और सवाल में कितना है 1,62,000
4 ऐसे ही है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है आपको जी? अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं तो पहले देख जीरो तो आएगा ही आएगा, 2 एकम 2 किसमें है? तो ऑप्शन बी। क्या आपने पूरा गुणा कराया है? नहीं कराया है, तो ऐसे आया है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऐसे ही। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अब क्या बोला आपसे, यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात 1:8 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? आयतन से क्षेत्रफल में जाना है आपको। पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या या भुजा जैसा भी। तो पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, इसका आयतन में घनमूल लेते हैं और क्षेत्रफल में वर्गमूल लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 8 का कितना जाएगा? तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? आया। अब यहां से हमें जाना है क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में जाना है तो क्या करना पड़ रहा है, इसका वर्ग करिएगा और इसका वर्ग करिए। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा और 2 का वर्ग कर देंगे तो 4। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो 1:4 इसका क्या बनेगा आंसर? तो ऑप्शन सी आपको क्या बन जाएगा आंसर। चलिए अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, निम्नलिखित में कौन सा सह आभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो सह आभाज्य संख्याओं का युग्म क्या कहलाता है? जो एक दूसरे को ना काटे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो देखो क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है, 11 7 77, 11 तिया 33 और 11 तिया 33। तो ये तो एक दूसरे को काट दिए। अगर ये एक दूसरे को काट दिए तो सहआभाज्य संख्या नहीं कहलाया। हमें बताना है कौन सी। अब दूसरा देखिए, 81 और 16 ये एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। तो यही हमारी जो पूछे गए हैं आपसे सहआभाज्य संख्या का युग्म। तो 81 16 हो जाएगा, फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो 2 और यहाँ पे भी आया बात समय। और यहाँ पे देखिए 7 से 7 7 49 7 6 42 अच्छा 3 बन गया 35 7 6 7 35। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा क्या? ऑप्शन बी। क्या सवाल है ये समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक दोनों सभी प्राकृत संख्याओं से विभाज्य है? तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन से बता देते हैं आपको, फिर बताएंगे कुछ। देखिए 608 लिखा है और वो बोला 1 से 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे विभाज्य बोलने मतलब भाग जाना चाहिए। तो क्या ये 10 दिख रहा है? तो 10 का जो नियम कहता है, क्या कहता है विभाज्यता का, 0 आना चाहिए। तो क्या 0 आ रहा है? तो पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 3 दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे देखिए इसका जो अंक योग आएगा वो कितना आएगा? 1 में 3 का नहीं जाएगा तो ये भी बाहर हो गया आपका। आया बात समझ? ठीक है, कोई समस्या यहाँ पे बताओ भाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया और 10 से भाग जाएगा क्या? इसमें 0 होना चाहिए, ये भी बाहर हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन डी। क्या सवाल समझ में आया? तो आपको बता दें कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या आती है 1 से 10 तक में, वो सबसे छोटी कौन सी आएगी? पहली संख्या वो 2520 ही आती है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। क्या सवाल समझ में आया? तो 2520 वो संख्या बनेगी जिसमें 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का सबका भाग चला जाएगा। तो ये पता होना चाहिए, वहां पे निकालना नहीं है आपको। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा क्या? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 190, ठीक है, फिर 285 और 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो घनाभ का आयतन, ठीक है, तो घनाभ का आयतन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? वर्ग नहीं क्यूब होगा। क्लियर है? क्या होगा? क्यूब होगा। आयतन में क्यूब होता है और क्षेत्रफल में क्या होता है? वर्ग होता है। क्लियर है बात? तो हमें क्या निकालना है? घनाभ का आयतन निकालना है। ठीक है, तो हमने आपके लिए ये आसन्न फलकों वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको। तो देखिए एक बार और देख लीजिएगा। तो v बराबर में अंडर रूट के अंदर हम क्या लिखते हैं? a1 इंटू a2 इंटू a3, ऐसा कुछ बताया था आपको। ठीक है, तो आइए, अब हमारे पास इतना समय नहीं कि हम आपको फिर से डिटेल से बताएं।
ठीक है, एग्जाम लगा हुआ है तो फॉर्मेट देख लीजिएगा। तो A1 का मान कितना दिया हुआ? 190। A2 का मान 285 और A3 का मान 150। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो इसे अब क्या करना है आपको? तोड़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 19 इंटू 10 ले सकते हैं, और ये 19 इंटू 15 आया। देखो ध्यान सुनो, पहले यहाँ पे सुनिए, अगर मैं 20 और 15 करता तो कितना आता? 300, लेकिन ये 15 कम है 300 से, तो इसलिए एक मान कम, 19 इंटू 15। और यहाँ देखो 15 इंटू 10, ये प्रैक्टिस से ये बात आएगी आगे पसंद। तो देखिए कहीं कुछ देखिए जोड़ा बन रहा है क्या? तो ध्यान से देखो 19 इंटू किसका जोड़ा बन रहा है? 10 का बन रहा है क्या? 10 और इंटू 15। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जीरो आ गया तो इकाई के अंक में जीरो आएगा ही आएगा। तो देखिए चारों ऑप्शन में जीरो कहाँ है? ऑप्शन बी में। क्या बात समझ में आई? तो जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर क्या बन जाएगा? 28 50 गुणा करके चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। आ रहा है? तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है ये? चलिए अब सवाल क्या कह रहा है आपसे? 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, ठीक है ध्यान से देखिएगा, 21, 42, 147 और 105 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 14, 35, 140, 98 प्राप्त होता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आई? तो देखिए अब यहाँ पे तो ध्यान से देखो, 2-3 तरीके हैं इसको। देखिए ये क्या लिखा हुआ? 21 से देने पर कितना? 14। ये बात फिर 42 से देने पर कितना? 35। फिर यहाँ पे और तो क्या अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। क्या यहाँ पे देखिए ये मान समान आ रहा है, और जब ये मान समान आता है तो क्या करते बन, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। जैसे हमने जोड़ा तो ध्यान से देखना अच्छे से, तो पहला जो ऑप्शन था आपके पास उसमें हम अब देखो सभी ऑप्शन में हम 7 को जोड़ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन जो बनेगा आपका क्या बन जाएगा? कितना? ये बन जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन जो बनेगा आपका कितना हो जाएगा? आराम से तिवारी जी, तो ऑप्शन सी क्या बन जाएगा? राशि 20। और फिर ये बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सभी ऑप्शन में ये जो मान दिख रहा था आपको समान मान है, इसको क्या करिए? ऑप्शन में जोड़िएगा। जोड़ने के बाद ये जो मान दिख रहा है आपको 21, 42, 147, 105, क्या समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं देखो ये क्या होता है? 21 इंटू 5, 21 पंचे कितना होता है? 105, और 5 आ रहा है क्या? तो 5 की विभाजता का नियम क्या कहलाता है? या तो इकाई के अंक में 0 है या तो 5 है। तो यहाँ इकाई के अंक में कितना आ रहा है? 6, तो जाएगा नहीं इसमें। इसमें कितना आ रहा है? 3, ये भी बाहर हो गया। इसमें कितना आ रहा है? 0, तो क्या इसमें चला जाएगा। और यहाँ आ रहा है कितना? 1 इसमें। तो जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन सी। क्या तरीका समझ में आया इस पैटर्न को बनाने का? तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इस पैटर्न में? चलो देखो नेक्स्ट देखो आप क्या कह रहा हुआ आपसे? एक दुर्लभ सिक्के के संग्रह में हर 5 गैर सोने के सिक्कों पर, हर 5 गैर सोने के सिक्कों पर एक सोने का सिक्का था। ठीक है, तो क्या बोल रहा आपसे? गैर सोने और सोने, ये वो वाला सोना नहीं है, गोल्ड वाला है, नहीं, सोने का सिक्का था। फिर संग्रह में 18 और सोने के सिक्के जोड़ दिए गए। ठीक है, तो हर 5 में एक, ऐसा बोला था, ऐसे ना बोला है। ये दुर्लभ सिक्के के संग्रह में हर 5 गैर सोने के सिक्कों पर एक सोने का सिक्का था। ठीक है, फिर संग्रह में 18 और सोने के सिक्के जोड़े गए। कितने? ऐसे ही बोला है, तो जोड़े गए, जिसके बाद सोने के सिक्के, अब यहां देखो अच्छे से,
सोने के सिक्के और गैर सोने के सिक्के का अनुपात 5:7 हो जाता है। ठीक है, तो ये पहले 5 किसका मान है? ये 5 और यही अनुपात हो जाता है। ठीक है, सब कुछ करने के बाद इतना हो गया आपका। तो अब भैया क्या बोला, अब संग्रह में कुल कितने सिक्के हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कुल कितना हो रहा है? तो 12। तो 12 से तो भाग में मतलब भाग जाएगा ही ऑप्शन में। ठीक है, तो 12 से भाग 55 में जाएगा क्या? तो ये बाहर, 45 में बाहर, 75 में ये बात, 12 पंचे 60। ये बन गया क्या आपका आंसर। क्या समझ में आया कि नहीं आया? बताइएगा कि मेथड से बताएं। बताओ भाई, ये सब में आया कि मेथड जैसा बोले आ गया? नहीं तो क्या होगा, इनकी मात्रा बराबर करनी पड़ेगी, फिर लिखिए, फिर निकालना पड़ेगा। आया ये सब में? चलिएगा, अब क्या बोल रहा है सवाल आपसे, आंकड़ों। तो ये पूरा मान दिया होगा कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पूरी संख्या को गिनिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ पे? सब में आया? तो 20 मतलब कितना हो गया आपके पास टोटल? 20। ठीक है, तो क्या करना है हमको, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 20 आया, तो 20 में क्या करिए, 2 से पहले भाग दीजिए। तो 20 में 2 से भाग देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो कितना आया? तो 20 में 2 से भाग दिए तो 10। तो आपको 10वां पद, कौन सा पद? 10वां पद। ये समझ में आया सबको? सम वाले केस में क्या करते हैं, सबसे पहले काउंटिंग करिए। काउंटिंग करने के बाद जितना भी आया उसमें क्या करिएगा, 2 से भाग करिए। भाग करने का जो भी पद आया, ये 10वां पद आया, तो 10वां पद और उससे लगा हुआ अगला पद, दोनों को लेना है और दोनों को लेकर क्या करना है, 2 से भाग करना है। आरी बस। तो सबसे पहले इसे क्या करना है, आरोही क्रम में, या तो आरोही में जमाइए या तो अवरोही में। तो आरोही में जमाएंगे जवाब, इसको आरोही क्रम में जमाना है आपको। तो 10वां और 11वां। तो देखिए, सबसे पहले आपको आरोही, सबसे पहले कितना आ गया, 0। 0 के बाद अब आराम से 1 आ गया। 2 कितने बार है? 3 बार। देखो, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ। तो 2 2 2 आया। अब क्या आएगा आपके पास? 3 ही पा। तो 1, तो 4 कितने बार? 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो कितने पद हो गए? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। 3 और लिखने हैं। 5 कितने बार है? ये 5 और कौन? क्या समझ में आया? कोई समस्या किसी को? ठीक है, टोटल हमें कहां तक लिखना था? 11 पद तक। पूरे पद को लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा आपने। तो हमारा क्या माना था? 10वां। तो हमें क्या निकालना है आपको? माध्यिका। तो माध्यिका क्या निकलेगी? तो कैसे निकलेगी माध्यिका? देखिए, माध्यिका को आप निकालने क्या, ठीक है, 10वां पद। ठीक है, तो 10, जब भी सम वाला केस आएगा तो जो हमने ये निकाला 10वां पद। 10वां पद कौन सा था आपका? यही था क्या? 10वां पद और 11वां पद। आया बात समझ? तो 10वां पद कितना है आपके पास? 5 प्लस 6 और कितना करना है? 2 से भाग। आया बात समझ में? ठीक है, तो 5 और 6 कितना हो गया? 11। 11 में 2 से भाग दीजिएगा, तो 5.5। ये इसकी माध्यिका आएगी दिए गए क्वेश्चन की। क्या सबको समझ में आया तरीका? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है ये? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आयु का क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है आपसे? सीमा की आयु अलका की आयु की 2 गुनी है। तो चलिए, जैसा देता जा रहा है हम बनाते जा रहे हैं। ये आपके पास सीमा है, तो ये आपके पास अलका है।
तो अलका की से बोलते हैं, पहले उससे लेते हैं, तुलना कराते हैं। अलका की आयु की 2 गुनी, तो इसे क्या मान लें हम, x। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, यहां तक कितने लोगों को समस्या, यहां तक समझ में आया। अलका की आयु की 2 गुनी है सीमा की आयु। यदि अलका की आयु में 9 वर्ष घटा दिए जाए, तो 9 घटाइए, और सीमा की आयु में 6 वर्ष जोड़ दिए जाए, तो +6। ठीक है, हमने यहां तक सवाल बना लिया। ठीक है, 9 यहां घटा दिया है, 6 यहां पे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, तो सीमा की आयु अलका की आयु की, अलका की आयु की 4 गुनी। तो अलका की आयु ये है कि 4 गुनी हो जाएगी। बस अगर आपने इतना कर लिया तो सवाल आपसे बन जाएगा। तो ये कर दीजिएगा बराबर। क्लियर है ये बात। अब चले आइए, तो यहां कितना आपके पास 2x + 6 बराबर में 4x कितना हो जाएगा, 4x और आया। तो x को इस तरफ ले लेते हैं, संख्या को एक तरफ, 36 से इस साइड चला जाएगा, तो 6 और +36, 4x था, 2x यहाँ आ जाएगा तो -2 है। क्या इतनी बात हो गई। तो 36 और 6 कितना हो गया, 42 बराबर में 2x। तो 2 से कट रहा क्या, कितना हो जाएगा 21। तो x का मान कितना आ गया 21। आया बात समझ। तो x का मान कितना आ गया 21। तो क्या बोला गया आपसे, 3 वर्ष पहले अलका की आयु। कोई दिक्कत। तो आपने ये जो माना x जो माना था वो कब की माना था, वर्तमान की। बात समझ में आई। तो ये जो आई है ये अलका की आयु आई है, किसकी आई है, अलका की। अलका की हमने क्या माना था x, और सीमा की माना था क्या 2x। तो अलका की आयु कितनी आ गई आपका, ये 21 आई। तो ये कब की आई, वर्तमान की। तो क्या मांगा गया सवाल में, 3 वर्ष पहले। नहीं तो आप 21 देख के मानेंगे तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। तो आपसे मांगा 3 वर्ष पहले, तो क्या करना पड़ेगा, 21 - 3, तो कितना जाएगा 18। ये कब क्या आ गई, पहले की। और यही सवाल में मांगा गया था। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। क्या ये आई वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या कह रहा है वो आपसे, बनाएंगे ये, बनाइए। चलिए देखिए क्या बोले सवाल आपसे। एक व्यवसाय में तुषार ने 10,000 रुपए का निवेश किया। कितने का, 10,000 रुपए का निवेश किया। और सलील ने 20,000 रुपए का निवेश किया। तो तुषार ने और सलील ने, तुषार ने कितना लगाया 10,000 और सलील ने 20,000। तो पहले ये देखिए पूरा का पूरा अलग कर दे क्या, तो कितना आ गया, तुषार का 1 आ गया और सलील का 2। ये अनुपात बन गया क्या। आगे बढ़िए। ठीक है, तुषार को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 10% मिल गया। आरी बात में तुषार को कितना दे दिया गया, 10% दे दिया गया लाभ का। फिर आगे क्या बोल रहा है, प्राप्त हुआ। फिर और शेष लाभ को, तो देखिए टोटल कितना होता है, 100% होता है। 100 में से 10% पहले ही दे दिया गया उसे, तो बच्चा कितना आपके पास 90। ठीक है, क्लियर है। और 90 को बांटना है क्या, 1:2 में। क्या ये बात समझ में आ रही है। टोटल का अनुपात कितने का, 1:2। तो 90 को बांटना है। ठीक है, 10 तो पहले दे दिया गया। देखो क्या बोला गया, 10% भाग प्राप्त हुआ किसको, तुषार को। तो बच्चा 100% था लाभ, 100 में से 10% पहले दे दिया गया तुषार को, तो बच्चा कितना 90। और 90 का इनका रेशो क्या है, 1:2 का रेशो है। तो ये 90 बटेगा कितना, 1:2। तो देखो 2 और 1 कितना हुआ 3। 3 का मान 90 है, तो 1 का मान कितना आएगा 30। तो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60। क्या ये बात समझ में आई, नहीं आया बताइए। अगर नहीं आया तो देखो हमें अगर मान लो निकालना है क्या, तुषार का, किसका निकालना है, तुषार का। 1 रखेंगे ऊपर, 2 और 1 3 और इनटू 90। तो कितना आ गया, तो ठीक है। तो शरीर का कितना आ जाएगा, तो देखो क्या का बटे 2, 90 है, 90 में से 30 घटा दीजिएगा तो 60। तो ऐसे लिखा गया है क्या, क्या ये बात सबको समझ में आई। तो आपसे क्या बोला गया है, ठीक है, उनकी पूंजी के अनुमान में विभाजित किया गया है। 14,400 रुपए के लाभ
में तुषार का लाभ का हिस्सा है। तो तुषार को टोटल कितना मिला? तो देखो 30 यहाँ मिला है और 10 यहाँ मिला, तो टोटल कितना मिला तुषार को? आ रही बात में, तो तुषार का लाभ मांगा है, तो तुषार को टोटल कितना मिला है? 10 पहले मिल गया था, 30 यहाँ मिल गया, तो 40 ऊपर लिखेंगे। टोटल कितना है आपके पास? 100 है, टोटल लाभ 100 है। और कितना दिया हुआ है? 14,400 आया बात हमें। 100 में 40 किसको मिला है? तुषार को, और तुषार के बारे में ही पूछा गया था, तो 2 जीरो से आया बात हमें। तो जीरो पहले लिख दीजिएगा। 4 चौको 16 आया कुछ कि नहीं आया? तो किसमें आएगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5760। आया बात हमें? कोई दिक्कत? बताइए। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। सवाल कैसे किया समझ में आया आपको? बन पाएगा आपको इस पैटर्न? तो चलिएगा, ये पहला स्पेशल सेशन था आपका, ये समझ में आया आपको? एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।